हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल 11-12 एकेडमी। लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स 11 का चैप्टर जो है वो उसका एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और उसमें हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। अब आते हैं जो क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स इसमें भी आपको आइडिया देने वाला हूं कि आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे या बुक में कहाँ है और किस तरह से। तो शॉर्ट में इन हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आइडिया दूंगा। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 शॉर्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिया है? एज पर रिसेंट डेवलपमेंट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन विच फेनोमेनन ऑफ लाइट रिस्पेक्टिवली। तो देखो, रिसेंट डेवलपमेंट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट क्या है इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में दिया गया है। पहले लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। मीन्स पहले मानते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसमें होते हैं। देन उसके बाद क्वांटम थ्योरी आई। क्वांटम थ्योरी से हमें क्या पता चला? क्वांटम थ्योरी से हमें पता चला कि लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट इज अ पार्टिकल, तो लाइट पार्टिकल है। तो हमने लास्ट में एक सेंटेंस इंट्रोडक्शन में देखो, पहला ही पैराग्राफ में हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, लाइट इज अ पार्टिकल विच फॉलोज द रूल ऑफ ईएम वेव्स। तो लाइट का नेचर आपको पता चल गया। देन चार टाइप आपको, वहां आपको तीन तरीके से लाइट का स्टडी करना है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर। तो उसमें आपको फेनोमिनन दिए गए हैं कि रे ऑप्टिक्स में कौन से फेनोमिनन होते हैं, हमें कौन से एक्सप्लेन, वेव ऑप्टिक्स में कौन से फेनोमिनन होते हैं, देन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स में कौन से फेनोमिनन होते हैं, देन पार्टिकल नेचर में कौन से फेनोमिनन होते हैं, वो फेनोमिनन वहां लिखे गए हैं। चलो, वेव ऑप्टिक्स में कौन से फेनोमिनन हम स्टडी कर सकते हैं, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये आपको दिया गया है। देन पार्टिकल नेचर में हम कौन से फेनोमिनन एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको दिया गया है। तो यही लिखना है आपको, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्लियर है, इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले ही पेज पे सब है, चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको पहले का आंसर मिल जाएगा। देन सेकेंड, विच phenomenon can be satisfactorily explained using ray optics, state the assumption on which ray optics is based। तो रे ऑप्टिक्स किस पे बेस करता है, और आपको पता है कौन से फेनोमिनन ये दिखाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके, पार्शियल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे फेनोमिनन आपको पता हुआ है। देन ये कौन से एजम्पशन पे डिपेंड करता है, तो आपको चार एजम्पशन या चार रूल आपको दिए गए कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देन जब भी ये क्रॉस होंगे तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपको लिखना है। तो ये चार लॉ पे ये डिपेंड करते हैं, ये भी हमारे पहले पेज से ही स्टार्ट होता है, नो इशू। देन व्हाट इज द फोकल पावर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और अ लेंस, what may be the reason for using P is equal to 1 by f as its expression। तो हमने क्या कहा था, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस और अ मिरर इज नोन एज अ पावर, इज नोन एज अ फोकल पावर। वो कितना कॉन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज करता है, अगर ज्यादा कॉन्वर्ज करेगा तो रे जल्दी मीट होगी, फोकल लेंथ कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। और अगर इसका पावर कम है तो ये कम कॉन्वर्ज करेगा या कम डाइवर्ज करेगा, कम कॉन्वर्ज करेगा या कम डाइवर्ज करेगा, तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। वंस अगेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वंस अगेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए P इज इक्वल टू 1/f, ये इसका डेरिवेशन होता है। तो फोकल पावर के बारे में आपको दिया गया है डेफिनेशन, ठीक है। देन एट विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस द डिमिनिश इमेज एंड मैग्नीफाइंग इमेज। अब ये आपको पता है डिमिनिश इमेज और मैग्नीफाइंग इमेज कहाँ बनता है, जब इंफिनिटी से रे आते हैं तो फोकस पे इमेज बनेगा, तो इमेज कैसे होगा, डिमिनिश होगा, ओके, छोटा सा इमेज होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा। और अगर हम बहुत आगे आते हैं, अगर हम फोकस पे रखेंगे तो हमें लार्ज इमेज मिलेगा, मैग्नीफाइंग इमेज मिलेगा, या फोकस से आगे आएंगे तो हमें इमेजिनरी वर्चुअल इमेज मिलेगा जो मिरर के अंदर फॉर्म होगा, वो भी मैग्नीफाइन होगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको वो रेंज लिखना होगा, आपको एक टेबल दिया है उसमें से आप देख के लिख सकते हो मैग्नीफाइंग इमेज कौन सा है और डिमिनिश इमेज कौन सा है, ठीक है। देन स्टेट द रिस्ट्रिक्शन फॉर हैविंग द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर टू बी एप्रिशिएबली क्लियर, ओके। अब उसके लिए कंडीशन आपको दिया गया, क्लियर इमेज बनने के लिए कैसा रे होना चाहिए। तो क्लियर इमेज बनने के लिए आपको पता है कि पैराक्सियल रे होने चाहिए, ओके,
देन कोन जो होता है, और ऑब्जेक्ट जो लाइट छोड़ता है उसका जो कोन होता है उसका एंगल छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन आपको सॉरी, ये कंडीशन आपको दिए गए हैं स्पेरिकल अब्रेशन से पहले, स्पेरिकल अब्रेशन से पहले ये कंडीशन आपको दिए गए। अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं होते देन कौन से इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सारे अगर फॉर्मूले वो सेटिस्फाई करेगा, सारे रूल मीन्स रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होगी, पैरा एक्सियल होगी, तो ही इमेज क्लियर आएगा। तो वो कंडीशन आपको दिया गया है, ठीक है। स्पेरिकल अब्रेशन के ऊपर वाला टॉपिक ये है। देन explain the spherical aberration and spherical mirror. How can it be minimized, can be eliminated by some curve mirrors? spherical aberration आपको पता है, spherical aberration एक पैराक्सियल रे आता है, एक मार्जिनल रे आता है। पैराक्सियल रे क्या होता है, पैराक्सियल रे हमारा नजदीक मीट होता है। तो दो टाइप के रे आपको दिखाई दे गए, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाला रे, पैराक्सियल रे। तो पैराक्सियल रे एक पॉइंट पे मीट होते हैं, मार्जिनल रे एक पॉइंट पे मीट होते हैं। उसके वजह से इमेज क्लियर नहीं बनता, इसकी वजह से एक यहाँ इमेज बनेगा, एक यहाँ इमेज बनेगा, इमेज क्लियर नहीं बनता। तो स्पेरिकल शेप की वजह से ये एरर आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्पेरिकल अब्रेशन। और स्पेरिकल अब्रेशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या लगता है, पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर लगता है, पैराबोलिक मिरर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया अच्छे से। इलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैराबोलिक मिरर। देन define absolute refractive index and relative reflective index, explain in a brief and illustration for each। देखो absolute refractive index and relative refractive index, absolute refractive index क्या है, when medium first is a vacuum, अगर लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, मीन्स वो वैक्यूम से वाटर में, वैक्यूम से ग्लास में, देन refractive index is known as a absolute refractive index। So velocity of light in a vacuum divided by velocity of light in a medium, ये definition है C by V, ये definition है हमारा C by V। Then next है relative refractive index। next क्या है, relative refractive index। relative refractive index is first medium is other than, first medium is other than vacuum, means पहला मीडियम हमारा वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम से अनदर कोई मीडियम है, तो उसके साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, मीन्स वाटर से रे ग्लास में जा रही है, so refractive index of glass with respect to water। अगर ऑयल से वाटर में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला मीडियम जब हमारा वैक्यूम नहीं होता तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसका भी डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ये पॉइंट आपको लिखने होंगे, डेफिनेशन लिखना होगा, वेलोसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना होगा, ओके। देन इसको कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू सी बाई वी, या कैसे लिखते वो आपको लिखना होगा, ठीक है। देन एक्सप्लेन मिराज एज ए इलिस्ट्रेशन, इसका आंसर तो स्ट्रेट आपको दिया गया है। मिराज ये जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सरफेस, अर्थ सरफेस के नजदीक वाला एयर हॉट हो जाता है, और ऊपर वाला एयर, जैसे जैसे एयर ऊपर जाता है वैसे वैसे कोल्ड होता जाता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, लाइट बेंड होती है, लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो सरफेस हॉट हो जाता है, तो यहाँ अगर ट्री है तो लाइट बेंड होती जाती है और इस तरह से हमारी आंखों में जाती है। तो हम जब देखते तो हमें लगता है ट्री नीचे है। दिस फेनोमिनॉन इज नोन एज अ मिराज, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ओके। ये वाला आंसर यहाँ लिखना है। देन under the what condition is total internal reflection is possible, explain it with the suitable example, define the critical angle of incidence and obtain the expression for it। what is the condition, total internal reflection के लिए कंडीशन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए और एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये दो कंडीशन है। देन एक्सप्लेन इट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, तो आपको वो डायग्राम ड्रॉ करके आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर जाती है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड देन आपको वो एग्जांपल देना होगा। देन डिफाइन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है, क्रिटिकल एंगल
देखो ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, क्रिटिकल एंगल हम आई को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, वेयर आर का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। तो ये डेंसर और ये रेयरर। सो एंगल इन अ डेंसर मीडियम कितना है, क्रिटिकल एंगल, वेयर एंगल इन अ रेयरर मीडियम आर इज इक्वल टू 90। जब रिफ्रैक्शन एंगल इन अ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 90, देन एंगल मेजर इन अ रेयरर मीडियम इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री, ये याद रखना है, उसका भी डेफिनेशन आपको दिया गया है। देन डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ओवर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का सीधा सीधा टॉपिक आपको दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है, कोर एंड क्लैडिंग, प्लास्टिक लाइक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है जो फ्लेक्सिबल होता है, हेयर लाइक थिन होता है। ऐसे फाइबर से क्या बनता है, ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें कोर होता है जो डेंसर मीडियम होता है उसके ऊपर कोटिंग होता है जिसे क्लैडिंग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो रेयरर मीडियम, एंड उसके ऊपर जैकेट एंड बफर लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे फाइबर इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। देन उसके नीचे एडवांटेजेस आपको दिए गए हैं कि ये फाइबर से कोई चोरी नहीं कर सकता, देन इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है, बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, 90,000 चैनल तक ये लेके जा सकता है। ओके, इम्यून टू द ईएम वेव्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ये इम्यून रहता है, बाहर से आता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको फेनोमिनन इसमें दिए गए। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको वो फॉर मींस डायरेक्ट डायरेक्ट आपको टॉपिक वो बुक के अंदर दिया गया है। देन नेक्स्ट है आपका, why is prism binocular prefer for the traditional binocular, describe the working in a brief। तो देखो प्रिज्म बाइनाक्यूलर क्यों यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल है कि ट्रेडिशनल बाइनाक्यूलर्स कैसे थे। ट्रेडिशनल बाइनाक्यूलर्स जितना अपने आंखों का डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस हमें ट्रेडिशनल बाइनाक्यूलर्स में रखना पड़ता है, उतना ही डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडिशनल बाइनाक्यूलर में रखना पड़ता है। उससे ज्यादा डिस्टेंस हम बढ़ा नहीं सकते, जितना आंखों में डिस्टेंस है उतना ही। तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम रहता है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या रहता है, कम रहता है, हम कम जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कम जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन प्रिज्म बाइनाक्यूलर्स में क्या होता है, प्रिज्म बाइनाक्यूलर्स इसमें हम प्रिज्म का यूज करते हैं, जिसकी वजह से रे क्या होता है, यहाँ हम प्रिज्म लगाते हैं, दो प्रिज्म, तो जैसे ही रे इंसिडेंट होगा हमारा, तो यहाँ एक प्रिज्म लगाते हैं जहां से रे इंसिडेंट होता है, यहाँ दूसरा प्रिज्म हम लगाते हैं जहां से रे इंसिडेंट होगा, और इस तरह से ये रे आएगा। तो प्रिज्म बाइनाक्यूलर में क्या होता है, हम आंखों के डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे हम बाइनाक्यूलर को स्प्रेड अप कर सकते हैं। तो बाइनाक्यूलर ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू हमें देता है, क्या देता है, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू। तो ये डिफरेंस है, सॉरी। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल सरफेस separate the two transparent media, derive an expression that relates the object and image distance with the radius of curvature for a point object, clearly state the assumption if any। ठीक है, तो अब हमें पता है कर्व सरफेस वाला कंसेप्ट हमें दिया है, फॉर्मूला हमें यूज करना है कर्व सरफेस का। ये हमारा कर्व सरफेस है, यहाँ हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रे जाएगा इस तरह से। तो यहाँ हमने अल्फा बीटा गामा एंगल लिए थे, वो वाला डायग्राम। तो दो मीडियम को कर्व सरफेस जब सेपरेट करता है तो हमें फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज n2 माइनस n1 r डिवाइडेड बाय और इज इक्वल टू n1 n2v माइनस n1 u। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, देन ये होने के बाद जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें डिराइव द लेंस मेकर इक्वेशन। ये तो सबको पता है लेंस मेकर इक्वेशन, लेंस मेकर इक्वेशन
why it is called so, and under which condition focal length f and radii of curvature I is numerically equal to lens। तो आपको इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है। लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर ग्रीन बॉक्स में आपको कंडीशन दिए गए, वो कंडीशन भी आपको लिखने हैं, वो कंडीशन भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सेकेंड है जिसमें हम लेंस मेकर इक्वेशन का यूज करते हैं, वहां तक ये आपको दिया गया है। देन आगे वाला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, तो यहाँ अभी बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इन डिटेल में। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाई डू दे ऑकर। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट दो टाइप के होते हैं, एक एंगुलर डिस्पर्शन, एक लैटरल डिस्पर्शन आपको दिया है। अगर सेपरेशन ऑफ कलर होता है, व्हाइट लाइट से कलर सेपरेट होना, तो उसे क्या कहते हैं हम, डिस्पर्शन। उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन दो टाइप के होते हैं। अगर डिस्पर्शन एंगल में मेजर करेंगे दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन, और अगर हम लेंथ में मेजर करेंगे सेपरेशन, देन इट इज नोन एज अ लैटरल डिस्पर्शन। तो ये आपको लिखना है। Then define angular dispersion for the prism, obtain the expression for the thin prism, relate it with the refractive indices of the material of prism for corresponding colors। तो आपको देखो, आपको क्या करना है, एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड आउट करना है। आपको क्या, एंगुलर डिस्पर्शन फॉर द प्रिज्म, प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज डीवी माइनस डी आर वाला फॉर्मूला, एंगुलर डिस्पर्शन। Then obtain the expression for the thin prism, relate it with the refractive index of the material of prism for corresponding color। तो दो कलर के लिए हमने देखो डिस्पर्शन पावर फाइंड आउट किया है, तो वो फॉर्मूला आपको डिस्पर्शन पावर वाला या डिस्पर्सिव पावर के पहले वाले टॉपिक जो है थिन प्रिज्म वाले, वो टॉपिक आपको यहाँ लिखने हैं। देन एक्सप्लेन द डिस्पर्सिव पावर, उसके बाद डिस्पर्सिव पावर आता है, दैट इज angular deviation divided by mean deviation, angular deviation divided by mean deviation, that is known as a dispersive power। या फिर हम क्या कहते हैं, angular dispersion divided by mean deviation, angular dispersion divided by mean deviation is known as a dispersive power। तो वो फॉर्मूला आपको डिस्पर्सिव पावर का लिखना होगा, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू, हमने न्यूमेरिकल में भी ये यूज होगा, ओमेगा इज इक्वल टू, लास्ट वाला टॉपिक हमारा था एन वी माइनस एन आर, सॉरी डेल्टा वी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला हमें डिस्पर्सिव पावर का यहाँ एक्सप्लेन करना है, यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन state the condition under which the rainbow can be seen, explain the formation of primary rainbow for which angular range with horizontal it is visible, explain the formation of secondary rainbow for which angular range with the horizontal it is visible। तो आपको रेनबो तो पता है, रेनबो कब दिखता है, रेनबो एंगुलर डिस्पर्शन स्पेक्टेकुलर फिनोमिनन है जिसमें 7 कलर हमें दिखते हैं। दो टाइप के रेनबो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ये मॉर्निंग में दिखता है या फिर इवनिंग में दिखता है, तो सन हमारे पीछे होना चाहिए, रेनी सीजन में ये दिखता है। तो ये टॉपिक आपको लिखने हैं। देन प्राइमरी रेनबो नियर अबाउट 40 to 43 डिग्री में हमें दिखता है, और सेकेंडरी रेनबो हमें 51 to 53 या 50 to 53 तक दिखता है, ये हमें पता है। तो ये एंगल आपको लिखने होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन एक्सप्लेन द क्रोमेटिक अब्रेशन फॉर द स्फेरिकल लेंस, स्टेट द मेथड ऑफ मिनिमाइज और इलिमिनेट इट। क्रोमेटिक अब्रेशन हमें क्या लिखना है, क्रोमेटिक अब्रेशन के बारे में लिखना है। जैसे हमने लेंस के बारे में लिखा था वैसे ही यहाँ, सॉरी मिरर के लिए लिखा था, वैसे हमें लेंस के लिए भी क्रोमेटिक अब्रेशन दिया गया है, स्पेरिकल अब्रेशन दिया गया है। ऐसे दो एरर लेंस में आते हैं, क्रोमेटिक अब्रेशन एंड स्पेरिकल अब्रेशन। तो क्रोमेटिक अब्रेशन में क्या होता है, थिक लेंस होते हैं तो उसमें से कलर सेपरेट होते हैं और कलर कलर का इमेज बनता है। तो उसके लिए हमें इलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, तो वो आपको लिखना होगा कि इसमें वो डेरिवेशन आपको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्पेरिकल अब्रेशन, वंस अगेन वही आ गया। देन डिफाइन एंड डिस्क्राइब द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीनों भी क्वेश्चन आपको, ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो ये सारे
सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे डिपेंड करते हैं। तो लास्ट वाला टॉपिक, ये 3 टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज थ्योरेटिकल कहाँ कहाँ है, किस तरह से लिखने हैं, उसका हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल का स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।